अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का केस नंबर 1 ड्राइव करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें व्हेन बोथ द बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जिसमें दो जो बॉडीज़ होती हैं वो वर्टिकली हैंग होती हैं। तो इस केस नंबर 1 में क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं पेज नंबर 54 पे हमारा केस नंबर 1 क्या है कि व्हेन बोथ द बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जब दोनों जो बॉडीज़ हैं वो क्या हो, वो वर्टिकली मूव कर रही हों। ये देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, कंसिडर टू बॉडीज़ ए एंड बी। आपको जो है दो बॉडीज़ कंसिडर करनी है, एक को हमने ए कह दिया, एक को हमने बी कह दिया। हैविंग अनइक्वल मासेस m1 एंड m2, हमें नहीं पता उनके मासेस कितने हैं, ठीक है, वो अनइक्वल मासेस हैं, तो हमने कह दिया एक को m1, एक को हमने कह दिया a2, ठीक है। तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने कह दिया a और उसका जो मास है वो हो गया m1। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने कह दिया b और इसका जो मास है वो हो गया m2, सही। उसके बाद क्या लिखा है कि कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, इसको एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। और वो कहाँ से पास हो रही है, वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है। पुली का काम क्या होता है, पुली का काम किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना होता है या फिर ऊपर उठाना होता है। जैसे कि हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो वहाँ पर भी पुली लगी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ एक रस्सी बनी होती है, फिर वहाँ से हम बाल्टी अंदर जाती है और फिर जो है हम रस्सी को खींचते हैं तो वो पुली का जो व्हील होता है वो मूव करता है और बाल्टी ऊपर आ जाती है। तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होती है, वो पुली होती है। तो इस तरीके से ये रही पुली, एक पुली है। पुली से क्या है कि एक स्ट्रिंग जो है वो हैंग है, यहाँ पे एक मास जो एक ऑब्जेक्ट है वो हैंग है, जिसे हमने बी कह दिया। एक ऑब्जेक्ट ये ए हैंग है, उसको हमने ए का नाम दिया है, उसका जो मास है वो m1 है, और जो ऑब्जेक्ट बी है उसका जो मास है वो m2 है। आगे लिखा है इन सच अ वे दैट दी टू बॉडीज़ हैंग वर्टिकली, और आपको इस तरीके से इसको हैंग करना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ क्या हों वो वर्टिकली हैंग हो। वर्टिकली का मतलब होता है इस तरीके से लंबाई में दोनों ऑब्जेक्ट क्या हों वो हैंग हो। आगे हमें क्या करना है, आगे लिखा है सपोज m1 इज़ ग्रेटर देन m2। हमें ये सपोज करना है कि जो मास m1 है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, m2 से। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मैंने कहा कि ये हमारे पास बॉडी A है, ये क्या है, ये B है। इसका मास जो कुछ है वो m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपको सपोज़ करना है कि m1 जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो मास ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो इस वजह से क्या है, मास A जो है, जो A का जो मास है वो ज़्यादा है, इस वजह से जो ये ऑब्जेक्ट A है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जबकि जो ऑब्जेक्ट B है वो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है। जिसका मास ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ आता है और जिसका मास कम होता है वो ऊपर की तरफ आता है। तो हमने बात कर ली है ये वाले पैराग्राफ के। हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। Hence body A will move down with acceleration A while body B will move up with the same acceleration। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसका जो मास ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट A, ये जो बॉडी A है ये क्या आएगी, ये नीचे की तरफ आएगी, और जबकि जो बॉडी B है ये कहाँ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ये जो बॉडी A है वो नीचे जाएगी, उसी एक्सेलरेशन के साथ B ऊपर जाएगी। ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं कि ये बहुत स्पीड में नीचे आ जाए, ये बहुत आराम से ऊपर जाए, नहीं, बल्कि क्या होगा, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये जो बॉडी बी है वो ये जो बॉडी ए है जो वो नीचे आएगी, उसी एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी जो बी है वो कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आएगी। आगे क्या लिखा है कि लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या है, यहाँ पे टेंशन है। टी जो टेंशन है वो क्या होती है, वो एक फोर्स होती है जो कि कहाँ पे लग रही होती है, जो किसी भी स्ट्रिंग पे लग रही होती है। आपको ये बात याद रखनी है, जब भी कभी कोई स्ट्रिंग की बात, कोई रस्सी, कोई धागा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, अगर इन सब की बात आ जाती है और उनके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, रस्सी पे, धागे पे, स्ट्रिंग पे, तो वाली जो फोर्स होती है वो फोर्स कहलाती है टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पर भी ये पुली के साथ एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, करेक्ट है। तो इसका मतलब होगा कि इस जो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हुई होगी, इसमें भी टेंशन होगी और यहाँ भी टेंशन होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ज़रा समराइज़ कर देती हूँ। क्या है कि हमने क्या किया कि हमने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए, एक को हमने ए कह दिया, एक को हमने बी कह दिया। जो ऑब्जेक्ट ए है उसका हम जो मास है वो m1 है, जो बॉडी बी है उसका जो मास है वो m2 है। उन्होंने बाद में कहा कि आपको सपोज करना है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है, मतलब ज़्यादा है। तो क्या होगा, उसका मास ज़्यादा है, इस वजह से जो बॉडी ए है वो कहाँ जाएगी, वो नीचे आएगी, जबकि बॉडी बी कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाएगी। जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ए नीचे आएगी, उसी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी बी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और साथ में ये है कि यहाँ ये जो स्ट्रिंग हैंग है, यहाँ पे जो कनेक्ट है इससे, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
आगे लिखा है टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी ए। हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, हम ये सब काम जो है इन दो बॉडीज़ का एक्सेलरेशन और उसका जो टेंशन है उसमें जो प्रोड्यूस हुई होगी हमें वो फाइंड करना है। इस वजह से जो है हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसका काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है अलग अलग करके इनको देख लेंगे। पहले मैं जो है बॉडी ए की बात कर लूँगी कि उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, फिर हम बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर ए और बी को दोनों को कंबाइन करके देख लेंगे कि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या आई है। तो अब हम जो है स्टार्ट कर देते हैं वो बॉडी ए से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये क्लिक के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये एक पुली मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, पहले मैं इसकी मासेस कर देती हूँ। जो ए है उसका मास जो है वो क्या है हमारे पास, वो m1 है। और जो बोर्ड बी है उसका जो मास है वो हमारे पास क्या है, वो m2 है। ये स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग पे कोई ना कोई, जब मैंने कहा कि जब भी कभी स्ट्रिंग आ जाती है तो उस पर क्या होगी, कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है, और जो फोर्स होती है वो कहलाती है टेंशन। मतलब यहाँ पे भी एक टेंशन होगी और एक इधर भी टेंशन होगी। सही, ये वाले स्ट्रिंग पे भी होगी। अब क्या है, हमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट ए है, जो बॉडी ए है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, हमें ये चेक करना है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग एक लिख देती हूँ फॉर बॉडी ए। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात करूँगी ए की। ठीक है, अभी जो ए है इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, हमें ये देखना है। अब आप यहाँ पे देखें, ये है ऑब्जेक्ट ए, ये हैंगे। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब जो वो वेट होगा वो कहाँ लगता है, हमेशा वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मतलब नीचे। अभी जो बॉडी ए है इसका जो कुछ भी वेट होगा उसको मैं कह देती हूँ W1 है। ठीक है, उसका वेट क्या है, W1 है। तो वो कहाँ लग रहा होगा, वो नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो और वेट का फॉर्मूला होता है mg। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मास m1 था तो ये हो जाएगा m1g। एक तो ये इसकी यहाँ पे वेट है और ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बॉडी ए है इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो उसका वेट है खुद का, और दूसरी जो फोर्स है वो क्या है, वो टेंशन है। और यही बात जो है बुक में लिखी हुई है इस तरीके से कि टू फोर्सेस, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे कि फॉर बॉडी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी ए, कि यहाँ पे जो बॉडी ए है उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट पे क्या है, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमने क्या कर दिया, वो इक्वल होता है W1 के, और W1 मैंने आपको अभी बताया कि इसके इक्वल हो जाएगा m1g के। अच्छा, जो सेकंड फोर्स है यहाँ पे वो क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, कि जो टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी वो कहाँ पे लगेगी, वो ऊपर की तरफ लगेगी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम T कहेंगे। सही, अब मुझे ये बात बताएं यहाँ पे कि क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ए है ये नीचे की तरफ जा रहा है और टेंशन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अब इन दोनों फोर्सेस में से कोई फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो फोर्स ज़्यादा है वो है वेट। वेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, ऊपर टेंशन अप्लाई हो रही थी। अगर वेट ज़्यादा है जब भी तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर टेंशन ज़्यादा होती तो क्या होता, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आता बल्कि ऊपर की तरफ जाता। अब क्योंकि हमें ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो क्या है, इसका वेट ज़्यादा है। तो ये वाली बात यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है आगे। सिंस बॉडी ए इज़ मूविंग डाउन, क्योंकि जो बॉडी ए है वो कहाँ आ रही है, वो नीचे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। सो W1 इज़ ग्रेटर देन T। ये वाली बात मैंने आपको बताई है अभी कि वेट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि W1 ग्रेटर देन हो गया T के। सही, उसके बाद आगे क्या लिखा है, मैं तो यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। क्योंकि जो बॉडी ए है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा। अच्छा, ये जो आपको ये जो सब कुछ लिखना है वर्डिंग वो आप बुक से लिखेंगे। मैं सिर्फ आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना, उसको ड्राइव करना सिखा रही हूँ कि ये सब क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ इसमें कि यहाँ पे हमारे पास जो वेट मतलब W1 है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है T से। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था इसलिए क्या हो जाएगा, वो
ज़्यादा था। अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, किसकी, नेट फोर्स की, जो कि कहाँ पे लग रही है, जो कि इस बॉडी बी पे लग रही है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो नेट फोर्स क्या होगी इसकी, ठीक है, नेट फोर्स को मैं F1 से कह दूँ, क्योंकि ये हमने जो है यहाँ पे W1 रखा था, मास भी M1 था। तो अब मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, नेट फोर्स फाइंड कर रही हूँ, मतलब ओवरऑल जो इसकी फोर्स है मैं वो फाइंड कर रही हूँ। तो इस पर जो फोर्स लग रही है, एक तो वेट था और एक क्या था, टी, टेंशन जो ऊपर की तरफ लग रही है। क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो इस वजह से हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, वेट ज़्यादा था तो हम क्या कर देंगे, जो उसका वेट है उसमें से माइनस कर देंगे जो टेंशन लग रही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई नेट फोर्स। अब हम दूसरी फोर्स वो यहाँ पे इसे कंसिडर करेंगे जो कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ी थी और वो हमने ड्राइव भी किया था। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने क्या ड्राइव किया था, F इक्वल होता है ma के, यही किया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो फोर्स है वो इक्वल होती है ma के, यही हमने ड्राइव किया था। सही, तो यहाँ पे क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट 1 की a की बात कर रहे हैं तो इसकी f की जगह मैं F1 लिख दूँ। ठीक है, और यहाँ जो ये मास है वो m1 था तो ये क्या हो जाएगा, m1 है। तो ये हो गया F1 इक्वल है m1 है। एक तो वो फोर्स आई जो कहाँ से आई थी, ये वो फोर्स है जो कि नेट फोर्स हमने फाइंड की थी, और ये वो फोर्स है जो कहाँ से आई है, जो न्यूटन के सेकंड लॉ से आई है। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेट है वो इक्वल होता है m1g के। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे W1 की जगह m1g पुट करूँगी। सही, तो ये क्या हो जाएगा, F1 इक्वल हो जाएगा m1g माइनस टी। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने कह दी इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन, ये जो न्यूटन से हमारे पास आई है, इसे मैंने कह दी इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये भी F1 है, ये भी F1 है, ठीक है, अगर ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो हम क्या कर देंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करवा देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला साइड तो इक्वल है, इसका मतलब जब ये और ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या कर दूँगी, इसको कंपेयर करवा दूँगी इन दोनों इस इक्वेशन को। तो मैं यहाँ करूँगी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा रही हूँ। ठीक है, कंपेयर करवाने में क्या होगा, क्योंकि ये वाला साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला साइड भी इक्वल होगा। तो क्या मतलब हुआ कि जो m1a है वो इक्वल हो जाएगा m1g माइनस टी। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब क्या हो गया, ये जो हमने जो है ये कंपेयर करवाने के बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है फाइनल, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 किस तरीके से आई है कि हमने जो है सिर्फ बॉडी ए को कंसिडर किया था, उसके अंदर जो है दो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी। एक तो था उसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, एक थी टेंशन जो कि ऊपर की तरफ लग रही थी। क्योंकि वेट जो है ज़्यादा था इस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। इस वजह से हमने क्या किया, नेट फोर्स फाइंड करते हुए कि जो नेट फोर्स F1 है वो इक्वल हो जाएगा W1 माइनस टी के। ठीक है, और W1 मतलब वेट इक्वल होता है mg के, क्योंकि ये W1 था और मास इसका जो था वो m1 था। तो W1 की जगह क्या आ जाएगा, m1g, और ये हो जाएगा माइनस का टी। इसको हमने जो है कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जो सेकंड इक्वेशन है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है न्यूटन के सेकंड लॉ से। ये पहली वाली इक्वेशन हमने इस फिगर को देख के बनाई है, और सेकंड वाली जो इक्वेशन बनी है वो हमने कहाँ से देख के बनाई है, न्यूटन के सेकंड लॉ से बनाई है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा दिया। ठीक है, कंपेयर करवाने के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक ही फाइनल इक्वेशन आ गई जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। यहाँ पर जो है बॉडी ए की वाली जो भी कोई बात थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम कंसिडर कौन सी करेंगे, अब हम अपना दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, मतलब दूसरी बॉडी कंसिडर करेंगे जो कि क्या है, फॉर बॉडी बी। अब देखें ए और बी दोनों ही हैंग थी वर्टिकली, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा होगा जो ए के साथ हो रहा था। अब देखें ये जो बॉडी बी है इसका कोई ना कोई जो है वेट होगा जो कि कहाँ लगेगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सही, इसका जो वेट है उसको मैं कह देती हूँ W2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m2g।
सही। तो ये जो बॉडी बी है उस पर भी क्या हो रही है, उस पर भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो उसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक उसकी टेंशन है जो कि कहाँ लग रही है, जो कि उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब आप देखें इसको, हम ये बुक में देख रहे थे किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे ये जो लिखा है कि नाउ कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी बी, हेयर ऑल्सो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो कौन कौन सी वो दो फोर्सेस हैं? पहली तो यहाँ पे लिखी है वही वेट ऑफ द बॉडी W2 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वो कहाँ पे लग रहा है वेट? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है। और यहाँ जो वेट है वो हो जाएगा W2 और वो इक्वल है M2G के। और जो टेंशन है वो कहाँ लग रही है, वो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, ऊपर की तरफ, और वो किसके इक्वल है, वो T के इक्वल है। अब क्योंकि हमने पहले ये कंसिडर किया था कि जो मास A था वो ज़्यादा था, तो बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रही थी, जबकि जो ऑब्जेक्ट B था वो कहाँ जा रहा था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है इसका वेट कम है, उसकी टेंशन क्या है, ज़्यादा है, जब भी उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसका भी वेट ज़्यादा होता तो ये कहाँ पे आता, नीचे आता। लेकिन इसका वेट कम है, इसमें जो यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास टेंशन जो है वो ज़्यादा है और वेट क्या है, कम है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टेंशन जो है ज़्यादा है और उसका जो वेट है वो कम है, ठीक है। अब अगर मैं इसका नेट फोर्स फाइंड करूँ तो नेट फोर्स क्या होगा, इसकी जो नेट फोर्स आएगी वो क्या होगी, इसकी जो नेट फोर्स है वो आएगी F2, ठीक है, इक्वल, क्योंकि टेंशन ज़्यादा थी वेट कम था, तो ये हो जाएगा T माइनस W2, ऐसा ही होगा। अब क्या होगा, F2 ऐसे ही आया, T की जगह T ऐसे ही आया, W2 मतलब क्या हो जाएगा, M2G। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 हो गई थी ना, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। फिर हमने क्या किया था, वही वाली बात जो हमने यहाँ की थी कि पहले हमने इस फिगर को देख के इक्वेशन बनाई थी, और जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी वो न्यूटन के सेकंड लॉ से बनाई थी। तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, जो अब हम इक्वेशन बनाएंगे वो हम किसकी वजह से बनाएंगे, न्यूटन के लॉ के उससे। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल होता है M के, तो ये हो जाएगा F2 इक्वल M2 है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्योंकि ये भी F1 F2 है, ये भी F2 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये इक्वल तो इसका मतलब ये भी इक्वल, ऐसा ही है। तो क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 को इस इक्वेशन नंबर 5 को, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। जो बॉडी भी है इसके साथ भी क्या हुआ, इसके साथ भी वही कुछ हुआ है जो हमने A के साथ किया था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूँगी, इसको जो इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर हमने 5 बनाई है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इसका मतलब ये होगा कि ये जो F2 ये F2 इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वाला साइड इक्वल है तो ये वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसे कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर किस तरीके से करेंगे, मैं लिख दूँगी M2A इक्वल हो जाएगा T माइनस M2G, ठीक है। तो इसको मैं जो है आगे जाके कंपेयर कर देती हूँ। ये हो जाएगा, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास M2A इक्वल T माइनस M2G। ये मेरे पास क्या आ गई है, ये मेरे पास बॉडी बी की फाइनल इक्वेशन आ गई है। अभी हमने जो लास्ट इक्वेशन बनाई थी वो 5 थी, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें हमने किया क्या है, ठीक है, फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा कि हमारे पास जो है ये केस इस तरीके से था कि एक पुली है, उसके पास जो है उसमें जो है दो जो बॉडीज़ हैं वो हैंग हैं वर्टिकली। एक का नाम A है, एक का है B। जो A है उसका मास M1 है, जो B है उसका मास M2 है। इसका जो वेट है वो W1 हो जाएगा और जो बॉडी B है उसका जो वेट है वो W2 हो जाएगा,
ठीक है। अब हमने सपोज़ कर लिया कि जो मास ये जो बॉडी बी है वो कहाँ जा रही है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो ज़्यादा है। सही। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे कि हम पहले जो है बारी बारी एक बॉडी को लेंगे, उसका जो है ये फाइंड कर लेंगे कि भाई उसके अंदर क्या हो रहा है। फिर हम बी को देखेंगे, बी की जो इक्वेशन बनेगी उसको कर लेंगे। फिर देन क्या करेंगे, हम आपस में कंपेयर करवाएंगे एक दूसरे को। तो हमने जब जो है पहले एक जो बॉडी ए है उसको हमने जब कंसिडर किया था तो उसका जो वेट है वो ज़्यादा था। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ रही थी। तो इस वजह से जब मैंने उसका नेट फोर्स फाइंड की तो नेट फोर्स क्या हो गया, F1 इक्वल है W1 माइनस टी। तो W1 की इक्वल की जगह हमने लिख दिया M1G, हो गया माइनस का टी, उसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये वो इक्वेशन है जो हमने इस डायग्राम या इस फिगर को देख के बनाई है। सेकंड इक्वेशन हम कहाँ से देख के बनाएंगे, हमने जो सेकंड इक्वेशन है वो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था हमने वहाँ से देख के जो है मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाली इक्वेशन बनाई और दोनों को हमने कर दिया कंपेयर। और कंपेयर करवाने के बाद एक इक्वेशन बना दी, उसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ये तो बात हो गई ए की। अब हम बात करते हैं बी की। बी में क्या है, क्योंकि वो जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है कि उसका जो वेट है वो कम है, जो टेंशन है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो इसका जो हमने नेट फोर्स फाइंड की तो नेट फोर्स में क्या होगा कि T माइनस W2 और W2 हमें पता है इक्वल होता है M2G के। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। और ये जो उसके बाद जो आगे क्वेश्चन ये कहाँ से आई है, ये हमने ली है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F2 इक्वल होता है M2। अब क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, तो हमने इनको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। और कंपेयर करने के बाद क्या आया, M2A इक्वल आया है T माइनस M2G। अब इसकी भी एक फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो ये वाली जो फाइनल इक्वेशन है 3, ये हमारे पास जो ये जो ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास ये उसकी फाइनल इक्वेशन है। और जो इक्वेशन नंबर 6 आई है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर बी की फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था, हमें जो है हमें फाइंड करना था एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो हम ये जो काम कर रहे हैं हम उसी के लिए कर रहे थे। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें ऐड करवाना पड़ेगा। एडिंग मतलब हम प्लस करवाएंगे किसको, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6। 3 यहाँ पे वो इक्वेशन है जो हमारे पास बॉडी ए की फाइनल इक्वेशन आई थी और यहाँ पे 6 वो इक्वेशन है जो बॉडी बी की फाइनल इक्वेशन आई थी। तो मैं क्या करूँगी, उसको मैं ऐड करवा दूँगी। ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वो क्या आई थी, वो थी M1A इक्वल M1G माइनस टी। सही। अभी जो हमारे पास बी की आई है फाइनल वो क्या है, वो आई है M2A, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, इक्वल T माइनस M2G। अब मैं क्या करवा रही हूँ, इसको मैं ऐड करवा रही हूँ ना। तो ये क्या होगा, ये वाला साइड एक जगह यहाँ ऐड हो जाएगा और ये वाला साइड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M1A प्लस M2A इक्वल, सही, ये वाली वैल्यू ऐसी आएगी M1G माइनस टी। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा प्लस टी माइनस M2G। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करवा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तो ये है कि M1A प्लस M2A है, यहाँ पे A कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम A कॉमन ले लेंगे। A को जब मैं कॉमन लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा M1 प्लस M2 इक्वल, ये माइनस का टी प्लस का टी जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे बचा M1G माइनस M2G। M1G है और ये M2G है तो यहाँ पे G कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, G को जब मैं कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बचेगा M1 माइनस M2 और यहाँ पे हमने G को कॉमन ले लिया। ठीक है। हमें क्योंकि A फाइंड करना था उसके साथ M1 प्लस M2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो M1 माइनस M2 मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है। और यहाँ पे जो M1 प्लस M2 था वो नीचे आके डिवाइड हो चुका है और साइड में जो G है वो कांस्टेंट था तो उसको हमने साइड पे करके लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे जो M1 है वो मास है जो ज़्यादा है और M2 है वो कौन सा मास है जो कम है। G क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि हमें पता है कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमें मासेस गिवन होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हमने कर लिया एक्सेलरेशन। अब बारी आ जाती है टेंशन की। ठीक है। 4 टेंशन T। अब हमें T फाइंड करना है।
तो टी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड इक्वेशन 1n, ये जो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई थी उसकी, ठीक है, हम दोनों को क्या कर देंगे, हम उनको डिवाइड करवा देंगे। तो क्या कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/6। हम क्या कर रहे हैं, 3 को 6 से डिवाइड करवा रहे हैं, मतलब 3 यहाँ पे वो इक्वेशन है जो बॉडी ए की फाइनल इक्वेशन थी, और 6 यहाँ पे वो इक्वेशन है जो बॉडी बी की फाइनल इक्वेशन थी। अब मैं डिवाइड करवाऊंगी तो क्या होगा, ये वाला जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड से डिवाइड हो जाएगा, और जो राइट साइड है वो राइट साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं ये लिखिए ना इक्वेशन 3, मैं बाबा पीछे नहीं देख रही, यहाँ देख लेते हैं। ये रही इक्वेशन 3 हमारे पास, ये रही इक्वेशन 6। तो क्या होगा, ये m1a जो है वो डिवाइड हो जाएगा ये m2s है इक्वल, और इस साइड पे क्या लिखा था, m1g माइनस टी, ये डिवाइड हो जाएगा t माइनस m2g। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा, यहाँ पे रिमेनिंग हुआ यहाँ पे m1/m2 इक्वल m1g माइनस टी अपॉन टी माइनस m2g। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये m1 के साथ ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस m2g, और ये वाला जो m2 है ये यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, तो ये m2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा m1g माइनस के t से। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई करवाऊँगी। तो m1 को जब मैं t से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर क्या आएगा, m1t माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 m2g इक्वल, अभी m2 पूरे ब्रैकेट से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m1 m2g माइनस m2t। अब क्योंकि हमें t फाइंड करना था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो t वाली वैल्यूज़ हैं उसको मैं एक जगह कर दूँगी, और जो g वाली हैं उसको मैं एक जगह कर दूँगी। मतलब ये करूँगी कि माइनस का जो m2t है उसको मैं उठा के यहाँ ले आऊँगी, और जो माइनस का m1 m2g है उसको मैं यहाँ ले आऊँगी। ठीक है, दोनों को मैं जो है एक ही स्टेप में लेकर आना जाना कर रही हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था m1t, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा m1t, फिर वहाँ माइनस का m2 था, मैं अभी दिखा देती हूँ, पहले मैं लिख लूँ। ठीक है, बल्कि काम करती हूँ, जो यहाँ लास्ट लाइन मेरी जो है वो मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ। तो ये मैं जो है दोबारा से कॉपी कर रही हूँ वही वाली क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, टी को एक जगह करना है। ठीक है, टी वाली जो टर्म है उसको मैं एक जगह कर दूँगी, जी वाली को मैं एक जगह कर दूँगी। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा m1t, ये माइनस का m2t है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस का m2t हो जाएगा। ये m1 m2g ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे ही लिखा, ये माइनस का m1 m2g था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का m1 m2g। बस मैंने यहाँ क्या किया है, जो t वाली वैल्यूज़ है उनको एक जगह कर दी, जो g वाली है उनको एक जगह कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी को हम क्या कर लेंगे, टी को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या है, m1 m2g प्लस m1 m2g, ये क्या है, एक जैसे वेरिएबल है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके से ऐड होगा, ये है 1 m1 m2g प्लस 1 m1 m2g, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 m1 m2g, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 m1 m2g। क्योंकि हमें t फाइंड करना था, उसके साथ m1 प्लस m2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 m1 m2 अपॉन, यहाँ पे ये क्या है, ये है m1 प्लस m2, और इसके साथ हम साइड पे कर देंगे g क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने जो है टेंशन फाइंड कर ली। अगर हमें जो है इनका मासेस गिवन हो, मासेस हमें मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम टी मतलब टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मास m1 है वो मास है जो हेवियर, मतलब जिसका जो वेट है वो ज़्यादा, जो भारी ऑब्जेक्ट है वो है, और m2 क्या है, जो लाइट है, जिसका वेट क्या है, कम है। ठीक है,
तो ये जो है हमने केस नंबर 1 को ड्राइव कर लिया है। और केस नंबर 1 में क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब वर्टिकली वो हैंग हो। सही, तो दोनों जब वर्टिकली हैंग थे तो जो दोनों के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो भी इक्वल थी। तो और जो दोनों फोर्सेस उनके ऊपर एक्ट हो रही थी वो क्या थी, एक तो उसका अपना वेट था और एक ऊपर जो स्ट्रिंग थी उसकी वजह से वहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी। हमने क्या किया, एक इक्वेशन उस फिगर को देख के बनाया, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरी जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को देख के बनाई, फिर दोनों को हमने कंपेयर किया तो एक फाइनल इक्वेशन आ गई। फिर यही वाला काम हमने बॉडी बी के लिए भी किया था। फिर जब दोनों बॉडीज़ का जो है फाइनल इक्वेशन आ गई थी, हमने क्या किया था, उन दोनों को कंपेयर करवाया था। कंपेयर करवाने के बाद तो बस सारी जो कहानी है वो ख़त्म हो गई। फिर हमें सिंपल जो है प्लस या माइनस करना था, तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दिया। जब हमने ऐड करवाया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। और टी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास टी आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो मतलब ये जो डेरिवेशन है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।